हेलो फ्रेंड्स, ईयर 1981 राम नारायण मूर्ति अपने 7 दोस्तों के साथ एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करते हैं मात्र $250 कैपिटल के साथ। ये पैसे भी राम नारायण के कुछ दोस्त और उनकी पत्नी से कलेक्ट हो पाए थे। इस सॉफ्टवेयर कंपनी को आज हम इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो ये कंपनी 18.55 बिलियन $US नेटवर्थ के साथ और 71.01 बिलियन $US मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडिया की सेकंड बिगेस्ट आईटी कंपनी की लिस्ट में गिनी जाती है TCS के बाद। NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ये कंपनी 388,000 से अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है ग्लोबली। लेकिन ये कंपनी उस इन्वायरमेंट में ग्रो हुई है जहां पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो आइए समझते हैं इस इंडस्ट्री की जर्नी और इसकी स्ट्रगल्स इस वीडियो में। इस जर्नी की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, जब नारायण मूर्ति जी पेरिस से 3 साल बाद इंडिया को लौटते हैं। इंडिया को आते ही वे मुंबई में पाटनी नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर की फील्ड में पीछे है, तो उन्होंने प्लान बनाया इंडिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने की। उसी पाटनी कंपनी में 7 लोग और उनके साथी थे जो उनका इस काम में सपोर्ट करना चाहते थे। तो फिर वो जरूरत का पैसा इकट्ठा करते हैं कुछ दोस्त, और वो नारायण मूर्ति अपने पत्नी से $10,000 लेकर $250 उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं कंपनी की स्टार्टिंग करने के लिए। जब उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पाटनी कंपनी से रिजाइन कर देते हैं और उनके 7 दोस्त भी। जुलाई 1981 में जब इस कंपनी की स्टार्टिंग होती है तो बाहरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मूर्ति और उनके दोस्तों द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे मॉडर्न कंप्यूटर इंपोर्ट कराने और विशेषज्ञों की मदद लेने में कम पड़ गए थे। सारी बैंकें उनकी बातें सुने बगैर ही उन्हें इनकार कर देती थी। उस समय सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता था ये कोई नहीं जानता था। फिर एक बार उनकी मुलाकात एयर ट्रैवल के दौरान KSN मूर्ति से हुई, जो कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के हेड थे। नारायण मूर्ति उन्हें अपने सॉफ्टवेयर के बिजनेस और इसमें मौजूद पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर KSN नारायण मूर्ति कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के हेड इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो अब भी खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें टॉन्ट कर रहे थे कि क्या तुम्हारी हैसियत है भी सॉफ्टवेयर कंपनी इस्टेब्लिश करने की जो तुम करने जा रहे हो। इन सब टॉन्ट्स के बाद भी 2 जुलाई 1981 को इस कंपनी की स्टार्टिंग होती है और उनका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में इस कंपनी का नाम इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया और फिर 10 साल बाद साल 1992 में इसे चेंज करके इन्फोसिस लिमिटेड रख दिया गया। 1980 डेकेड्स में भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इनिशियल स्टेज पे था, इसलिए इन्फोसिस को समय से आगे सोचने के परिणाम भुगतने पड़े। उन्हें पता था कि इंडिया में सॉफ्टवेयर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है, इसीलिए उन्होंने फॉरेन मार्केट पे अपने नजर को जमाया। फॉरेन मार्केट में कब्जा जमाने के लिए फॉरेन कस्टमर्स को इन्फोसिस की विश्वास दिलाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए नारायण मूर्ति ने 3 मुख्य प्रिंसिपल बनाए जो उन्हें इस विश्वास को बनाने के लिए मदद करेगी। उनका पहला प्रिंसिपल ये था कि जो भी सॉफ्टवेयर बने वो कस्टमर के अकॉर्डिंग और उनकी जरूरतों को पूरी तरह से फुलफिल करने वाला होना चाहिए। नंबर 2 प्रिंसिपल कि वो किसी भी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो सारे देशों में फिट बैठना चाहिए। और नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। लगभग दूसरे देशों की कंपैरिजन में यहाँ पर लागत बहुत ही कम थी, इसी वजह से वे इसे कस्टमर को कम प्राइस में प्रोवाइड कराएंगे। इन सारी वजहों से उन्हें पूरी तरह से विश्वास था उनका इंडस्ट्री एक न एक दिन वर्ल्ड लेवल पे फ्लोरिश करेगा और ये $1 बिलियन की कंपनी में कन्वर्ट होगी।
अभी तक इन्फोसिस कंपनी के सारे वर्कर्स फॉरेन मार्केट में पकड़ बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर कंपनी के कर्मी दलों की जी तोड़ की मेहनत कुछ समय के अंदर ही रंग लाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क की डेटाबेसिस कंपनी इनका सर्विस लेने को इंटरेस्टेड हुई। जब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ तब जाके इन्फोसिस कंपनी की सफलता की चैप्टर शुरू होती है। इधर मूर्ति को भारत में उतना ही जूझना पड़ता था जितना कि फॉरेन में कस्टमर्स का भरोसा जीतने में। किसी भी छोटे प्रोसेस में भी उन्हें छूट नहीं मिलती थी, उन्हें सरकार की मदद लेनी पड़ती थी और सरकारी नियम उस छोटे से प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते थे। जैसे अगर किसी नई कंपनी को फॉरेन से कंप्यूटर इंपोर्ट करवाने हो तो सरकारी नियम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते थे। भारत सरकार के नियमों की वजह से इन्हें अपना पहला कंप्यूटर विदेश से इंपोर्ट कराने में 2 साल के समय लग गए थे और इन्फोसिस के लिए टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए मूर्ति को 1 साल का समय लग गया था और फिर जरूरत काम पर विदेश के लिए विदेशी मुद्रा लेने में 10 दिन से अधिक के समय लग जाते थे। ऐसे ही 1 2 3 प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो कि एक नई कंपनी में रुकावट डालते थे और इसे सारी नई कंपनियों को झेलना पड़ता था। लेकिन फिर समय बदलता है जब 1991 में नरसिंह राव की नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनती है, क्योंकि इस सरकार ने फैसला किया कि देश की आर्थिक विकास के लिए व्यापार के सारे दरवाजे खोलना ही उचित होगा। तो फिर सारे छोटे छोटे प्रोसेस में सरकारी नियम हटा दिए जाते हैं, जैसे कि अधिकारियों की जगह जगह पे साइन और भी बहुत सारे नियम। सरकार के इस स्टेप की वजह से सालों के काम महीनों में और महीनों के काम दिनों में होने लगे और फिर जाकर यहाँ से इस कंपनी को और भी बहुत सारी कंपनी को तेजी की बूम मिलती है और आज ये कंपनी $1 बिलियन नेटवर्थ के साथ दुनिया के सामने है। तो ये रही जर्नी इन्फोसिस कंपनी नारायण मूर्ति की स्ट्रगल, जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया।